हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसा कि हमें पता है, यूएस की कांग्रेस में दो हाउस हैं। अपर हाउस का नाम सीनेट है और लोअर हाउस का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सीनेट हम एक दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आज हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोअर हाउस है, उसकी क्या रचना है, कैसे उसके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनकी क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी है, न्यूनतम योग्यताएं हैं, और कैसे उनका चुनाव होता है, क्या उनके पास क्या शक्तियां हैं, और यूएस राजनीतिक प्रणाली में इस सदन का क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। स्टार्ट करते हैं। द यूएस कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा। यूएस का वर्तमान जो संविधान है वह 1789 का संविधान है। उससे पहले यूएस में राज्य मंडल का संविधान था, जो 1781 से 1786 में के दौरान रहा। इस संविधान में संघ की बजाय परिसंघात्मक प्रणाली थी। परिसंघात्मक प्रणाली होती है कन्फेडरेशन, जिसमें राज्य इकाइयों को अलग होने की स्वतंत्रता होती है। यह व्यवस्था एक सदनात्मक थी, यानी एक सदन था मात्र। तो यह व्यवस्था फैल रही थी। तो 1789 के संविधान में द्विसदनात्मक यानी बाई कैमरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया। तो कांग्रेस के दो सदन हैं, अपर हाउस द सीनेट एंड लोअर हाउस द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सदस्य संख्या 435 सदस्य हैं। प्रत्येक मेंबर ऑफ दिस हाउस रिप्रेजेंट मिनिमम 30,000 पीपल। कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है प्रत्येक सदस्य। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इस बात पर ध्यान दें, सामान्यतः हाउस होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष होता है, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष है। ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। इनके निर्वाचन से संबंधित एक महत्वपूर्ण फ्रेज है गैरीमैंडरिंग। इसे समझते हैं कि गैरीमैंडरिंग क्या है। अमेरिका में चुनाव क्षेत्र निर्धारण का कार्य स्टेट लॉज के द्वारा होता है, यानी किसी राज्य विशेष के कानूनों के द्वारा चुनाव क्षेत्र निर्धारण का कार्य किया जाता है। अपने यहाँ यह यानी भारत में चुनाव क्षेत्र निर्धारण का कार्य, जिसे हम परिसीमन कहते हैं, यह परिसीमन आयोग यानी एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा किया जाता है। और स्वतंत्र निकाय परिसीमन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लीड करते हैं। तो ये जो चुनाव क्षेत्र निर्धारण का कार्य है स्टेट लॉज, तो इसका एक तरीके से दुरुपयोग होता है। तो हर जो पार्टी सत्ता में होती है वह चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस तरीके से करती है कि अपने जो वोटर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट अधिकतम चुनावी क्षेत्रों में पड़े, और विपक्षी पार्टी के जो समर्थक होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनका इम्पैक्ट मिनिमम एरिया तक सीमित रखने की कोशिश की जाती है, जिससे चुनावी रिजल्ट में ज़्यादा सीटें हासिल की जा सके। तो एक बार ऐसा हुआ तो जो संरचना थी चुनावी क्षेत्र की वह एक जानवर जैसी सी बन गई थी, इसलिए इसको पहली बार गैरीमैंडरिंग कहा गया। यह एक तरीके से व्यंग्य के रूप में, आलोचना के रूप में उस पद्धति के लिए प्रयुक्त शब्द है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की योग्यता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों की मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। 7 वर्ष से ये अमेरिका के नागरिक होने चाहिए, और नागरिक या सैनिक पदाधिकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत में है ना कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए किसी भी सदन का सदस्य। उस राज्य का निवासी जहाँ से वह उम्मीदवार है। विशेषाधिकार के अगर देखें तो सदन में भाषण की स्वतंत्रता होती है। अधिवेशन के दिनों में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये विशेषाधिकार या इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ अधिवेशन के दिनों में इनको गिरफ्तार से रोकती है। डाकतार, टेलीफोन क्लर्क, स्टेशनरी आदि बहुत सारी सुविधाएं दोनों सदनों के मेंबर्स को मिलती है, तो इसमें कुछ अलग बात नहीं है। वेतन 1,74,000 रुपये, $1,74,000 पर एनम वार्षिक रूप से मिलता है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अधिवेशन प्रति वर्ष एक बार अवश्य यानी एक साल में एक सेशन होना ही होता है। इसकी बैठक 3 जनवरी दोपहर से शुरू होती है और अमेरिका में दोनों सदनों का स्थगन है वो मतदान से होता है। अगर दोनों सदन साथ स्थगित होते हैं और अगर इस बात पर सहमति नहीं बने कि किस तारीख को अधिवेशन स्थगित होंगे तो राष्ट्रपति यह तारीख तय करते हैं। इनकी गणपूर्ति बहुमत है, बहुमत यानी सदन के 50% + 1, साधारण बहुमत जिसे कहते हैं। अब देखते हैं प्रतिनिधि सभा के कार्य एवं शक्तियां। प्रतिनिधि सभा अपने स्पीकर का चुनाव करती है और अपनी कार्रवाई के नियम बनाती है। ये दोनों कार्य अधिकांश सदनों के कार्य हैं, तो इसमें कोई कार्य विशिष्टता वाली या अद्वितीयता वाली बात नहीं है। व्यवस्थापन लेजिस्लेशन के मामले में कंपैरेटिव देखते हैं कि कैसे सीनेट और प्रतिनिधि के मामले में किसको ज़्यादा शक्ति है। सामान्य विधेयक के मामले में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दोनों समान शक्तियां हैं, यानी कोई भी कानून तभी बनेगा जब वह दोनों सदनों से पास हो जाए और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर दे। वित्त विधेयक में सीनेट से अधिक, वित्त विधेयक के मामले में सीनेट की तुलना में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर ज़्यादा है, क्योंकि बिल का जो प्रस्तुतिकरण है वह सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि सदन में हो सकता है। यद्यपि प्रस्तुतिकरण के उपरांत दोनों सदनों की पावर सेम है। संविधान संशोधन और महाभियोग के मामले में एक प्लस पॉइंट है कि भी इनकी जो शुरुआत है वह प्रतिनिधि सभा से होती है, बाद में दोनों से पास होना जरूरी होता है। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव पावर की बात है, एग्जीक्यूटिव पावर के मामले में प्रतिनिधि सदन सबसे कमज़ोर सदनों के समान है, यानी कोई नगण्य शक्तियाँ इनको मिली है। सीनेट की तुलना में तो बेहद कमज़ोर है, क्योंकि सीनेट को दुनिया में सबसे अधिक कार्यपालिका की शक्तियाँ मिली हुई है। ये शक्तियाँ हम जब सीनेट पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे कि नियुक्तियों की पुष्टि करवाई जाती है, संधियों की पुष्टि होती है, विभागीय जांच की पुष्टि होती है। कार्यपालिका शक्ति के नाम पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को एक एक्स्ट्रा शक्ति है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है और अगर किसी भी प्रत्याशी को निर्वाचक मंडल का बहुमत नहीं मिलता, तब जो टॉप सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 सदस्य होते हैं, 3 प्रत्याशी होते हैं, उन प्रत्याशियों में से राष्ट्रपति का निर्वाचन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है। अगला है महाभियोग लगाना। राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने में दोनों सदनों की भूमिका है। ये प्रस्ताव आरंभ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव करता है और उसके बाद में सीनेट न्याय कोर्ट की तरह उसकी सुनवाई करती है और फिर उसे 2/3 बहुमत से पास करती है। पर्यवेक्षण और अन्वेषण, सुपरविजन और प्रशासनिक जांच के काम होते हैं, लेकिन ये सीनेट की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसकी रचना, शक्तियाँ और सीनेट की तुलना में इसकी स्थिति। थैंक यू सो मच।